हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास से वर्कशीट या कार्यपत्रक 7 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 11 अगस्त 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2, व्यापार से साम्राज्य तक। उप विषय है कंपनी का फैसला शासन, फैलता शासन। बच्चों, आरंभिक काल बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संघ भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रख रखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड बेलेजली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब 1801 ईस्वी में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। सीधी लड़ाई। आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों का खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसे हम निम्न 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला है मैसूर का टीपू सुल्तान और दूसरा मराठों की लड़ाई। तो आइए पहले देखते हैं मैसूर के टीपू सुल्तान को। बच्चों, हैदर अली, जिनका टाइम पीरियड था 1761 से 1782 ईस्वी, और उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जिनका टाइम पीरियड था 1782 से 1799 में, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाली लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। मैसूर के साथ अंग्रेजों का 4 बार 1767 से उत्तर, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799 में जंग हुई। श्रीरंगपट्टम की जंग, जो कि 1799 में हुआ था, 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संघ थोप दी गई। इसके बाद बच्चों है मराठों की लड़ाई। तो आइए इसको देखते हैं। 18वीं सदी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा, जो कि सर्वोच्च मंत्री होता है, के अंतर्गत एक राज्यमंडल कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इन राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस को 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 ईस्वी में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया।
दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ था, कई मोर्चों पर लड़ा गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर के स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास विटूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो ये था बच्चों आज का हमारा कार्यपत्रक। आइए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया गया? तो इसका आंसर लिखेंगे, जो रियासत सहायक संधि को मान लेती थी उन्हें अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी अपनी तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रख रखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी के अपने कब्जे में कर लेती थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे? इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए? तो इसका आंसर है, 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए। उसकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे? ये संघ किस प्रकार से शासित था? तो मराठा संघ का प्रमुख राजवंश सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंश था। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्यमंडल कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को एक के बाद एक कई युद्धों में द्वारा हराकर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया और इस तरह विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन के आंसर कर लेंगे। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।